अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। कहानी शुरू करने से पहले मेरे फेसबुक के ग्रुप लुबाबा हैदर ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज लुबाबा हैदर को ज्वाइन करें। मेरे पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया। कुमरा एपिसोड 89। गिरधारी लाल हमें तेजराम के दरवाजे पर लेकर पहुंचा तो बोला, महाराज, इधर इस हवेली में मेरी जिया जन्नत बंद है, मेरी सहायता करें हुजूर, मेरी स्त्री मुझे वापस दिला दें। वो रोने लगा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी स्त्री को क्या हुआ? इधर किसने बंद किया उसे? मैंने गिरधारी लाल को अंधेरे में बाजू से पकड़कर तेजराम के दरवाजे से दूर ले जाकर पूछा, हुजूर, क्या अर्ज़ करूं? बहन की शादी पर मैंने लाला तेजराम से 5,000 रुपये कर्ज लिए थे, बस वो ना उतार सका, और अब मेरी स्त्री कमला देवी को लाला जी ने अपनी सेवा में रख लिया है। वो असल भी अदा कर रही है और ब्याज भी। 2 साल हो गए महाराज, पर सरकार वो मेरी कमला देवी को वापस नहीं आने देते, कहते हैं अभी 2,500 ही वसूल हुआ है। अरे बेड़ा हक, ऐसे कुत्ते का पुत्र है लाला। यार ये कैसी दुनिया है, हद ही हो गई। आप भी तिलमिला उठा। देख गिरधारी लाल, तू अभी 1 घंटे बाद इधर आ जा और हमारे सामने हमें मुखातिब किए बगैर लाला से कहना कि वो तुम्हें तुम्हारी कमला देवी लौटा दे। वो रुपया मांगेगा तो हम चुपके से 3,000 तुम्हारे हाथ पर रख देंगे। भगवान आपका भला करे महाराज, वाहिगुरु आपका झंडा ऊंचा रखे। मैं आ जाऊंगा हुजूर, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। उसने हमारे आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। चांद बहुत ऊपर आ गया था। कई मैले आंसू वो हमें गिरधारी लाल के रुखसारों पर दिखा गया। ठीक है, अब तुम जाओ, ये रात हम इधर ही गुजारेंगे। आबी ने उसे दिलासा देकर वहाँ से रुखसत कर दिया। अब की बार हम एक नए और बड़े ही खौफनाक इरादे से तेजराम के दरवाजे पर जा पहुँचे। तीसरी दस्तक पर किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। वो कोई काला भुजंग सा अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने हाथ में लालटेन उठा रखी थी। लाला जी घर पर है? उनसे कहो अमृतसर से प्रीतम सिंह का भाई आत्मा सिंह आया है। आबी ने बड़े ही दबंग लहजे में कहा, अच्छा सरकार, मैं लाला जी को बता देता हूँ। ये कहकर वो दरवाज़ा भिड़कर पीछे मुड़ गया। ये तुम आत्मा सिंह कब से हो गए? वो जो मेरे साथ 2 बहरूपिये थे ना, उनमें से एक का नाम प्रीतम सिंह था। ये सारे गुर मुझे उसने ही समझाए थे। तुम अपना जो नाम पसंद करो उसे बता दो। मेरा नाम शेर सिंह है, गिदड़ सिंह नहीं। हमेशा ऊंची जगह हाथ मारते हो, कोई शेरी दिलेरी दिखाओ तो मानो। आबी ने दबे लहजे में कहा। वो खुशगवार मूड में था। दिखाऊं कुछ दिलेरी? मैंने उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं यार, अभी तो माफ़ी कर, तू तो मन का तोड़ देगा मेरा। इतने में दरवाज़ा फिर खोला। वो आदमी लालटेन हमारे चेहरों तक ऊंची करके बोला, आ जाए सरकार, लाला जी ने कहा है मैं आपको अंदर ले आऊँ। हम उस आदमी के पीछे दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने एक छोटी सी डेवड़ी थी जिसके दाएं बाएं 2.5 फुट ऊंचे चबूतरे बने थे। गुजरने का रास्ता दहलीज के मुतवाज़ी था। डेवड़ी से गुजरकर हम सहन में पहुंचे तो दाएं हाथ पर 5 चारपाइयाँ बिछी थीं। उनके पास ही मेज़ पर एक बड़ी सी लालटेन धरी थी। तेजराम के मुलाजिम ने हमें उन चारपाइयों पर बिठाया। इधर बैठे सरकार, लाला जी अभी आते हैं। सहन के वस्त में एक दीवार खिंची थी और लाला जी की रिहाइश दरअसल उस दीवार के दूसरी तरफ थी। कच्ची दीवार पर कोई घनी सब्ज बेल चढ़ी थी जिसने कमोबेश उसे नीचे से ऊपर तक ढांप रखा था। यार, तू इस लाले के पास किस लिए आ बैठा? ये पीर तुझे मुंडा नहीं दे सकता। मैंने सूरत हाल के सारे पहलुओं का जायज़ा लेते हुए कहा, मेरी इत्तला गलत नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है मुझे लाने वाला भी इसी रास्ते से लाया था। उसे मैंने बॉर्डर पार कराने के लिए 10,000 रुपये दिए थे। तू जाग रहा है ना वैसे? अबे ये ख्याल की बात है, तू मुझे क्यों बता रहा है? और वो 10,000 तूने किसको दिए थे? वो उधर अपनी तरफ भी कैसा ही गाँव है, मुझे वहाँ मेरा दोस्त ताहिया ले गया था। उस गाँव का नाम फरीदपुर है। वहाँ हाकिम अली नामी का आदमी ने मुझसे 10,000 रुपये लिए और अपने घर सुला दिया। बोला, मेरे बादशाह, बेफिक्र होकर सो जाओ, सुबह तुम इंडिया में होगे। मैं और ताहिया वहाँ सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मैं इस प्रीतम सिंह और उसके साथी अर्जुन दास के साथ एक सड़क के किनारे घास पर लेटा था। उन्होंने बताया कि वो सड़क फिरोज़पुर जाती है। उन्हीं के साथ मैं एक बस में बैठकर पहले फिरोज़पुर पहुँचा और वहाँ से अमृतसर चला गया। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं रातों रात किस रास्ते से इंडिया पहुँचा। कमाल करते हो यार, तुझे भंग तो नहीं पिलाती थी उस हाकिम अली ने? बात कुछ ऐसी हुई है, शक मुझे भी यही है जिलानी। मुझे उन्होंने कोई शायद दूध में डालकर पिला दी और मैं सो गया। फिर मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। उस प्रीतम सिंह से पूछा होता, वो साले कुछ नहीं बता रहे थे। दरअसल उन्हें भी बीच की बात का कोई इल्म नहीं था। 10-10 हज़ार वो भी दे आए थे। अच्छा, ये तो 2 अजीब किस्सा सुना रहा है मुझे। ज़रा संभल के रहे, यहाँ रकम बहुत तगड़ी है हमारे पास। मुझे भी उसी रकम की फ़िक्र लगी है। वो तो दुबई के वीज़े से ज़्यादा बड़ी रकम ले गया साला हाकिम अली मुझसे। अलबत्ता जब मैं यहाँ होश में आया
तो मेरी जेब में वो 2000 रुपया मौजूद था जो भारतीय करेंसी की सूरत में हाकिम अली ने मुझे दिया था। वो रकम ताहिया ने बदलवा कर दी थी मुझे अखराजात के लिए। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि एक आदमी तंग चूड़ीदार सफ़ेद पजामा और सफ़ेद मलमल का कुर्ता पहने हमारी तरफ आया। वो बड़े ही गठे हुए बदन का मालिक था। उम्र उसकी यही कोई 35-40 साल के लगभग होगी। रंग उसका सांवला सा था और सर के बाल उसने पहलवानों की तरह घोट कर मुंडवा रखे थे। सत श्री अकाल सरदार साहब। जी आया नो। सत श्री अकाल लाला जी, मेरा नाम आत्मा सिंह है और ये मेरे दोस्त हैं शेर सिंह। जी आया नो। ये कहकर उसने चारपाई पर छलांग लगा दी। मैं तो समझा कि वो खाट टूट गई होगी, मगर वो उसका बोझ बर्दाश्त कर गई। कैसे आना हुआ सरदार साहब, क्या सेवा करूं मैं आपकी? उसने हम दोनों के चेहरों का बगौर जायजा लेते हुए कहा, हम दरअसल पाकिस्तान जाना चाहते हैं लाला जी। प्रीतम सिंह ने मुझे आपसे मिलने का मशवरा दिया था। उधर क्यों जाएंगे, क्या काम है वहाँ आपका? बस ऐसे ही कारोबारी मामला है। पहले हम उधर डेरा बाबा नानक के रास्ते जाते थे, पर अब उधर फौज ने बहुत सख्त पहरा कर दिया है, इसीलिए आपके पास आए हैं। प्रीतम सिंह ने बॉर्डर का रेट भी बताया होगा आपको? नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया। बहरहाल आपकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं। 10 और 10 20,000 रुपये लगते हैं सरदार जी, दर इधर से उधर करने के। रकम दे दो तो मैं ये सेवा कर दूंगा। 10-10 हज़ार हमें मंजूर है लाला जी, मगर सुबह तक हमें पाकिस्तान पहुंच जाना चाहिए। इसकी तो फिक्र ही ना करें सरदार जी, हम पक्का करते हैं, पर आपको हमारे आदमी के साथ ये रात रामतलाई में गुजारनी होगी। आपके लिए सोने का इंतज़ाम वहीं होगा। रात को 3 बजे हमारा आदमी आपको बॉर्डर पार करा देगा। तेजराम ने खरे सच्चे लहजे में बात की। प्रीतम सिंह का नाम सुनकर उसके सारे शुकूक रफा हो गए थे और वो हम पर मुकम्मल एतमाद करने लगा था। हमें मंजूर है लाला जी, रकम अभी दे दें कि वो आपका आदमी देगा? नहीं, रकम तो आप मुझे दे दें, बाकी काम हमारा है, ये मुलाजिम कर देगा। ये गोया। लाला जी ने अपने उस काले भुजंग आदमी की तरफ इशारा किया जो उसी वक्त घर के अंदर से होकर बाहर आया था। मैंने आबी के इशारे पर अपना ब्रीफकेस खोला और 20,000 रुपये के भारतीय नोट गिनकर लाला तेजराम के हवाले कर दिए। वो रकम हाथ में लेकर खुश हो गए। बस अब आप लोग बेफिक्र हो जाएं, जल भोजन कर लें तो फिर हमारा आदमी आपको रामतलाई ले जाएगा। क्यों है गोया, इनकी खिदमत तो करेगा ना, सफल हो जाएगा। मैं हाजिर हूँ सरकार, गोया ने सीने पर हाथ रखकर कहा। इसको भी 100-100 रुपया फी आदमी के हिसाब से दे दें, इसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने 200 रुपया निकालकर गोया के हाथ पे रख दिया। और कुछ? जी नहीं, बस एक राजदारी हमारा सबसे बड़ा मसला है और मुझे पक्का विश्वास है कि प्रीतम सिंह ने आपको सारी बात समझा दी होगी। जी हाँ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था, बस एक रकम का जिक्र उसने नहीं किया था और शुक्र है कि रकम हमारे पास मौजूद है, वरना बहुत परेशान होना पड़ता। प्रीतम सिंह की एक बड़ी रकम मेरे पास पड़ी है, हो सकता है वो उस वजह से आपको इस बारे में कुछ बता ना सका हो। बहरहाल अब आप बेफिक्र हो जाएं। जाओ गोया, इनके लिए भोजन ले आ। अच्छा लाला जी, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर गोया सहन की वस्ती दीवार में लगे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अचानक बाहर किसी ने ज़ोरदार तरीके से दरवाज़ा खटखटा दिया। गोया तेज़ी से उधर लपका। जब वो 3-4 मिनट बाद लौटा तो बोला, लाला जी, वो गिरधारी लाल आया है, कहता है आपसे मिलकर ही जाऊँगा। अच्छा, मुझसे क्या काम है उसे? बुलाओ उसे अंदर ड्योढ़ी में, बात करता हूँ मैं उससे। ये कहकर तेजराम उछलकर चारपाई से उतरा और रकम कुर्ते की जेब में ठूंसकर टेवड़ी की तरफ लपका। इस अरसे में गोया गिरधारी लाल को टेवड़ी में ला चुका था। गिरधारी वहां रुकने के बजाय सीधा सहन में निकल आया और तेजराम को सामने देखकर बोला, लाला जी, मेरी धर्म पत्नी पर कब तक जुल्म करोगे? उसे वापस कर दो, उसे कब तक बांदी बनाकर रखोगे? बकवास न कर गिरधारी, तू फिर ज़्यादा पी आया है, इसे बाहर निकाल दे गोया धक्के मार के, और सुबह थानेदार जसवंत सिंह से कह कि वो ज़रा आकर इसका मको ठप कर दे। ये कहकर तेजराम हमारी तरफ लौटने लगा तो गिरधारी लाल हाथ जोड़ता हुआ हमारी तरफ लपका। मेरी सहायता करो महाराज, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मेरी धर्म पत्नी को लाला जी ने गिरवी रखा हुआ है। क्या बात है भाई जी, कुछ हमें भी बताओ, ये कौन आदमी है लाला जी? ये तो बड़ा दुखी नजर आता है हमें। आबी ने गिरधारी लाल की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे ही पागल है ये साला, इसने हमसे 5 साल पहले 5,000 रुपया कर्ज लिया था। प्रोनोट में इसने बात लिख कर दी थी कि अगर 3 साल के अंदर ये रकम ना दे सका तो फिर हमारे घर की सेवा के लिए अपनी पत्नी को 5 साल के लिए इधर भेज देगा। सो इसकी पत्नी हमारे यहाँ काम करती है। अब तक वो 2,500 रुपये का काम कर चुकी है, बाकी 2,500 की वो सेवा करेगी तो हम इसे वापस कर देंगे। ये रस्म तो हमारे पुरखों से चली आ रही है और ये साला आकर शोर मचाता रहता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं लाला जी? पता है आपको ये कौन सी सदी है? दफ़ा करे जी, मिट्टी डाल इस किस्से पर। गोया, निकाल दे इस गिरधारी को,
जूते मार इसके सर में। ये कहकर तेजराम हवेली के अंदर की तरफ जाने लगा तो मैंने रकम निकालकर आबी को दे दी। वो उठकर गिरधारी लाल के पास पहुंचा। रकम गिरधारी की हथेली से लगी ही थी कि उसके लहजे में बला कसम छलकने लगा। वो चीख कर बोला, ओए लाले, ये ले अपने मुंह की कालिक, ये 3,000 रुपया, और कमला देवी को अभी और इसी वक्त बाहर ले आ। सुन रहा है कि नहीं तू? तेजराम वहीं रुक गया। वो हैरान रह गया। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि हमने वो रकम उसे मुहैया की है। वो बेयकीनी के अंदाज में बोला, ये रकम तेरे पास कहाँ से आई बदमाश? तू इतना ही गैरतमंद होता तो इतने साल नहीं गुजर सकते थे। देख गोया, इसके पास क्या है? ये कहकर तेजराम चारपाई पर बैठ गए। गोया ने गिरधारी के हाथ से रकम लेकर गिनी और बोला, 3,000 रुपये लाला जी। ठीक है, जाओ, कमला को दूसरे दरवाजे से निकालकर इसके हवाले कर दो। जाओ, ले जाओ इसे। गोया उस आदमी को साथ लेकर मकान के अंदर चला गया। वो दरवाजे में गायब हुआ तो तेजराम भी उसके पीछे लपका। अब हम दोनों वहाँ तन्हा रह गए थे। आबी भी हैरान हो रहा था और मैं भी। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को यूं तक रहे थे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। आबी सर को झटका देकर हसरत भरे लहजे में बोला, यार, ऐसे से चक्करात भी इस दुनिया में चलते रहते हैं। अल्लाह माफ़ी दे। हाँ बच्चे, मुफलिसी बहुत बड़ी लानत है। कभी तुमने सोचा है कि मुझे इस हाल को किसने पहुँचाया था? मुझसे मेरे बहन के बर की कीमत किसने मांगी थी? हमारे ताया जी ने जहेज़ में 1 लाख रुपया नकद मांगा था हमसे। बस उसी दिन मैं हत्ते से उखड़ गया था कि कमला देवी तो तूने सिर्फ 3,000 रुपये में छुड़वा दी। उससे लाले का दिल भर चुका होगा, वरना वो इतनी जल्दी उसे वागुजार न करता। आबी ने कहा। वो अभी तक किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद गोया वापस आया। वो एक बड़े से थाल में रखकर खाना लाया था। उसमें 3 किस्म की सब्जियां थीं। बेसन की फुल्कियां अलग थीं और गंदम की अलग। सब्ज़ मिर्च, खीरा और कई किस्म की चटनियाँ भी थाल में रखी थीं। आम और लीमू का अचार भी वो साथ लाया था। वो सब कुछ बड़े करीने सलीके से पकाए गए हैं, जिससे पता चलता था कि लाला तेजराम के घर की अंदरूनी हालत बहुत मुस्तहकम है। ये सब कुछ किसने पकाया है गोया? लाला जी की एक नौकरानी है जसवंती, रसोई खाने का काम वही करती है। उसने तो कमाल ही कर दिया, क्या खूब पकाती होगी वो। आबी ने हर शय को बारी बारी चखते हुए कहा। हम दोनों को भूख ने निढाल कर रखा था। वो खाना हमने खूब पेट भर के खाया। जब हम खाना खा चुके और गोया बर्तन अंदर पहुंचाकर वापस आया तो बोला, अब चलो महाराज, मैं आपको रामतलाई पहुंचा दूँ। 2 घड़ी आराम कर लें, फिर पिछले पहर आपको हम मंजिल पर पहुंचा देंगे। लाला जी से मुलाकात नहीं होगी अब? नहीं जी, वो तो बिस्तर पर लेट गए हैं, पर आप चिंता मत करें, मेरे साथ चलें। हम अपने आप को संभालते समेटते वहाँ से उठे और गोया के साथ तेजराम के घर से निकलकर खेतों की तरफ चल दिए। रामतलाई मगरबी सिंध में किसी जगह का नाम था। आबी ने दबी जुबान में पूछा, तेरा वो चुपशा तो है ना तेरे पास? हाँ, उसकी फिक्र ना कर, वो मेरे पास ही है। उधर जगत सिंह के यहाँ बहुत काम लिया था मैंने उससे। गोया हमारे आगे आगे चल रहा था। आबी मेरे जवाब से मुतमईन होकर बोला, यार गोया, तू किसी तोप में रखकर उधर पहुँचाएगा क्या हमें? ऐसा कौन सा गुर है तेरे पास? आदमी को मक्खी तो नहीं बना देता तू? आबी की ये बात सुनकर वो हंस पड़ा। ये बात नहीं है महाराज, ये बॉर्डर की लकीर ऐसी चली है कि रामतलाई तक जो दरअसल एक छोटा सा मंदिर है ना, बॉर्डर से बस सिर्फ आधा मील उधर रह गया है। उस मंदिर के साथ एक मुसाफिर खाना बना हुआ है। यात्री लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, क्योंकि मंदिर के साथ जो तालाब है ना, उसमें नहाने से पुरानी चंबल दाँत खारिश दूर हो जाती है। तालाब का पानी एक ऊंचे हौज में भरकर यात्री सामने बने गुसलखाने में टोटी के नीचे बैठकर नहाते हैं। मगर ये मेरी बात का जवाब तो नहीं है। हमें तो कोई खारिश खुजली नहीं है। आपके मर्ज का इलाज दूसरी तरह से होगा। बस ये सब कुछ आप पिछले पहर खुद देख लेंगे, मैं अपने मुंह से क्या बताऊं आपको। ये कहकर वो खामोश हो गया। कोई आधे घंटे बाद हम रामतलाई मंदिर के सामने खड़े थे। गोया ने मंदिर के मुसाफिर खाने का एक कमरा हमारे लिए खोल दिया। उसमें मुसाफिरों की सहूलत के लिए 2.5 फुट चौड़ी हल्की चारपाइयाँ बिछी थीं। दाएं हाथ एक साफ सुथरा घड़ा एक घड़ौंची पर धरा था। मालूम यह होता था कि वहाँ चांद की आखिरी रातों में मुसाफिरों का तांता बंदा था। आम दिनों में उधर कोई कोई ही आता था। उस दिन भी बहुत कम लोग वहाँ आए थे। गोया को मंदिर के सभी लोग जानते थे और वो उससे बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। हमें उसने वहाँ किसी से नहीं मिलाया। हमारे लिए बिस्तरों का इंतज़ाम भी उसने खुद ही किया, मगर कमरों में हब्स की वजह से वहाँ सोना मुश्किल नज़र आ रहा था। उस परेशानी का हल गोया ने यह निकाला कि उसने हल्की हल्की 3 चारपाइयाँ उस कमरे के सामने खुली जगह पर बिछवा दी। जब हम अपनी अपनी चीज़ें पूरी तरह संभाल कर बिस्तर पर लेटे तो महसूस ये हुआ कि हम थकन से चूर हो रहे हैं। लेकिन मैं वो रात सोकर नहीं गुजारना चाहता था।
उसकी वजह ये थी कि मेरे पास एक बड़ी माकूल रकम मौजूद थी जिसे मैं किसी माकूल वजह के बगैर हाथ से खोना नहीं चाहता था। मेरा इरादा यह था कि मैं वो रकम पाकिस्तान पहुंचते ही आबी के हवाले कर दूंगा। उस बेचारे के पास इन दिनों कुछ भी ना था। मेरी वजह से वो बहुत अरसे से अपने असल पेशे से भी दूर हो चुका था और यूँ उसकी आमदनी के सारे ज़राए ख़त्म हो चुके थे। अब उसकी सारी ज़रूरतें ताहिया ही पूरी कर रहा था और मुझे इसी वजह से आबी से शर्मिंदगी से महसूस होने लगी थी। अभी हमें चारपाइयों पर लेटे 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि गोया, जो मंदिर के अंदर जाकर किसी से गपशप लड़ा रहा था, भागता हुआ हमारे पास पहुंचा। महाराज, आप कमरे में सो जाएं, यही बेहतर है। किसी की नज़र में आए बगैर ही पिछले पहर हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है भाई, चल तू हमें कमरे में ही लिटा दे, तेरे हाथ जो आ गए हैं, आबी ने जिद होकर कहा। कमरे में भी गोया हमारे पास ही लेट गया। नतीजा ये निकला कि हम आपस में कोई बात भी ना कर सके। अभी 10 मिनट भी ना गुजरे थे कि आबी गहरी नींद में खो गया। यही हाल मेरा भी हो रहा था। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी, मगर मैं किसी भी तरह नींद से मखलूब नहीं होना चाहता था। मैंने गोया को आवाज़ दी तो मालूम हुआ कि वो भी सो चुका है। कमरे में सरसों के तेल का दिया जल रहा था। उसे बुझा देना ही हमने बेहतर समझा। उसके बाद मैं कमरे से बड़ी आहिस्तगी से निकलकर मंदिर के उस हिस्से में जा पहुंचा जहां मुसाफिरों के लिए भोजन पकता था। रसोई खाना खासा साफ सुथरा और कुशादा था। वहां 2 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। दिन भर का काम उन्होंने ख़त्म कर लिया था। मुझे सामने देखकर एक आदमी बोला, आओ सरदार जी, क्या हुक्म है? कोई सेवा बताएं। आप गोया के साथ आए हैं ना? हाँ यार, मुझे दरअसल चाय की तलब है। सारा बदन दुख है। चाय मिल सकती है क्या? क्यों नहीं, चाय तो हमने अभी बनाई है। हम भी बहुत थक गए थे। यार ईशरे, एक प्याला सरदार साहब को भी भर दे, उस आदमी ने अपने साथी से कहा। मैं चाय पीकर दरअसल नींद से छुटकारा हासिल करना चाहता था। मुझे यकीन हो चला था कि गोया ने जो खाना हमें खिलाया है उसमें कोई नींद आवर शय उसने खासी मिक़दार में मिला रखी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ती थी। मेरा भी यही हाल हो रहा था। वो बहुत मीठी सुहानी नींद थी जो मेरी आंखों पर झुकी चली आती थी, मगर मैं उसे गले नहीं लगा सकता था। सैकड़ों वसवसे मेरे दिल में उभर रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ महफूज नहीं हैं। रसोई खाने से चाय के 2 बड़े बड़े प्याले पीकर जब मैं कमरे में वापस पहुंचा तो मुझे गोया की आवाज़ सुनाई दी। आप सोए नहीं अभी तक सरदार जी? किधर निकल गए थे? बस ऐसे ही यार, इधर दम घुट रहा था। हवा खोरी के लिए बाहर चला गया था, पर अब तो नींद ने जकड़ लिया है, मैंने बिस्तर पर दम से गिरते हुए कहा। गोया ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता कोई 10 मिनट बाद उसने बिस्तर से उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रात गहरी हुई तो कमरे का हफ्स किसी हद तक कम हो गया। रोशनदानों और खिड़कियों की राह से ताज़ा हवा बराबर अंदर आ रही थी। मैं नींद की राह में जितने बंद बांध सकता था बांध कर सख्ती से खुद को बेसुध होने से रोकता रहा। रात के उस वक्त 2 बज रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गोया जाग ही रहा था। उसने उठकर कुंडी खोल दी। कोई आदमी तेज़ी से अंदर आया और बोला, सवारियाँ तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार हैं यार, मगर इनके पास रकम बहुत तगड़ी है। ये बेउसूली की बातें ना कर गोया, उनकी रकम उनके साथ ही जाएगी। जब हम 10,000 रुपया ले चुके हैं तो और क्या चाहिए हमें? उस आदमी ने तल्ख लहजे में कहा। गोया मुंजमद होकर रह गया। ठीक है मूलचंद जी, मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारी फ़ायदे की बात करा था। सोया मरा बराबर होता है। मैंने रात के भोजन में इनका काम बराबर कर दिया था। बस ठीक है, इनको ट्रॉली में लिटा दे। यार पहले तो सुरंग का दरवाज़ा तो खोल, ऐसी बोंगियाँ मारता जा रहा है। ट्रॉली है कहाँ यहाँ पर? गोया ने चिढ़कर कहा। वो मूलचंद से खुश नहीं था। मूलचंद ने माचिस की तीली जलाकर सामने की दीवार के वस्त में लगा दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो हम दोनों को हिला जुलाकर देखने के बाद बोला, दोनों नींद में धुत हैं। ये ले दिया सलाई, अंदर ले जाकर बड़ी लालटेन जला दे। गोया ने उसके हुक्म की तामील कर दी तो वो दोनों पहले तो आबी को चारपाई समेत उठाकर अगले कमरे में ले गए। चंद ही लम्हों बाद एक खाली चारपाई लाकर गोया ने उसकी असल जगह पर डाल दी। उसके बाद वो दोनों मेरी तरफ बढ़े और मेरी चारपाई को सिरहाने पायती से उठाकर वो अगले कमरे में ले गए। उन्हें मेरी सांस की ढीली ढाली आमदोरफ्त और मेरी नींद में लुढ़कते बदन को देखकर यकीन हो गया था कि मैं गहरी नींद में हूँ। गोया ने मुझे जानबूझकर चारपाई पर उठाने से पहले लूटने की कोशिश की। मैंने ब्रीफकेस का दस्ता रुमाल से कसकर गर्दन के साथ बांध रखा था। पिस्तौल मैंने नेफे में अड़स लिया था। जो ही गोया ने मेरी जेब में हाथ डालने के बाद दूसरा हाथ नेफे की तरफ बढ़ाया, मूलचंद ने उसे टोक दिया। वो बड़े गुस्से से बोला, ओए चमार की औलाद, तू जलील कराएगा हमें, मुझे भी और लाला जी को भी। पता है उधर सुरंग की दूसरी तरफ कौन बैठा है? और आदमी हमेशा नींद में नहीं रहता। तू ये धंधा ठप कर आएगा। अच्छा बाबा अच्छा, उठा फिर इसे, लेटा दे ट्रॉली में, गोया ने जल्द भुन कर कहा।
चंद लम्हों बाद ही उन दोनों ने मुझे चारपाई पर से उठाकर एक लोहे की चादर पर लिटा दिया। मेरे पहलू में आबी लेटा हुआ था। वहाँ शायद 2 से ज़्यादा आदमियों के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। मेरा चेहरा अभी तक रोशनी में था। यही वजह थी कि मैं एक लम्हे के लिए अपनी बंद आंखों में झिरी तक ना बना सका। मुझे नहीं मालूम हो सका कि मूलचंद की सूरत कैसी है, और वो मेरा मोहसिन था। मैं उसे देख लेना चाहता था। चंद ही लम्हों बाद मुझे महसूस हुआ कि लोहे की उस ठंडी चादर के नीचे घुमर घुमर सी होने लगी है। वहाँ कोई पहिए लगे थे जो किसी आनी पटरी पर आगे सरकने लगे थे। अच्छा भी कोया, मैं जा रहा हूँ। लाला जी से कहना कि मैं कल शाम को वापस आऊँगा, इधर से सवारियाँ लेकर। चंद ही लम्हों बाद ट्रॉली पटरी पर चलती हुई अंधेरे में गुम होने लगी, और फिर मेरे सामने हर शय तारीकी में डूब गई। मगर नहीं, ट्रॉली में कोई बहुत ही जदीद किस्म का हल्का फुल्का इंजन लगा था, जिसे मूलचंद ने चला दिया था। तो एक बार मुझे हर तरफ रोशनी से फैलती महसूस हुई। मूलचंद हम दोनों के वस्त में औंधे मुँह लेट कर ट्रॉली को आगे बढ़ा रहा था। उसकी रफ्तार अगरचे बहुत आहिस्ता थी, मगर उसमें मखसूस किस्म का तवातुर और बाकायदगी पाई जाती थी। उस वक्त तक मेरा अंदाज़ा है कि वो ट्रॉली को कोई 1.5 फरलांग तक ही आगे लेकर गया था। मैंने इस दौरान कोशिश की कि अपनी किसी हरकत से जाहिर ना होने दूं कि मैं जाग रहा हूँ, मगर वह हम दोनों के बीच में औंधे मुँह लेटा हुआ था। या तो उसकी छठी हिस्स बहुत तेज़ थी, या फिर मेरी सांसों की रफ्तार से वो चौंक गया। उसने ट्रॉली एकदम रोक दी। मैं इस कोशिश में था कि खुद को नींद में धुत जाहिर करूं, मगर मेरे हिसाब की यही गलती मेरे लिए मोहलिक साबित हुई। मेरी आंखें मंदी थीं, मगर ट्रॉली पर लगे बल्ब की रोशनी पपोटों के अंदर धंसी आती थी। मैंने सोचा भी कि आंखें खोलकर मूलचंद से निमट लूं, मगर मैं अभी कोई फैसला भी न कर पाया था कि मेरे बाजू में कोई तेज़ धार चीज़ यूँ उतरी जैसे किसी ने खंजर दे मारा हो, और उसके चंद ही लम्हों बाद मैं मुकम्मल तौर पर बेसुध हो चुका था। उस मूलचंद ने अपने जहन में उठते हुए तमाम खदशात को ख़त्म कर देने के लिए मुझे बेहोशी का टीका लगा दिया था, और फिर आबी को भी। जब मुझे होश आया तो मैं उस वक्त मकई के खेत के किनारे घास पर पहलू के बल लेटा था, यूं कि मेरा ब्रीफ केस मेरे लिए तकिया बना हुआ था, और मेरा सारा बदन थकन से चूर हो रहा था। हाथ पांव हिलाने की भी सकत नहीं रह गई थी। ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो शाम का झटपटा है कि सुबह का मलगोजा उजाला। फिजा सुरमई सुरमई सी नजर आती थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाल कर पहलू बदला तो दाएं हाथ मुझे आबी नजर आया। वो मुझसे चंद कदम दूर घास पर औंधे मुँह लेटा था। उसे उस हाल में देखकर मेरा दिमाग उलटने लगा। मैं तड़प कर उसके पास जा पहुंचा। वो अभी तक बेसुध पड़ा था, और लिबास उसका भी मेरी तरह मैला चिकट हो रहा था। उसे होश में लाने के लिए मैंने बड़े जतन किए, मगर वो तो मुर्दों से शर्ट बांध कर सोया था। उसे होश ही नहीं आ रहा था, और हमारे गिरदो पेश अंधेरा दबीज होने लगा, जिसका मतलब ये था कि शाम हो रही थी और हम पर से एक सुबह मुकम्मल तौर पर गुजर चुकी थी। सुरंग से बाहर निकालकर उस मूलचंद और उसके गुर्गों ने हमें वहां फिकवा दिया था। हमारे साथ वही कुछ हुआ था जो आबी को सरहद के उस पार पेश आ चुका था। चंद कदम के फासले पर पानी का खाला बह रहा था। मैं आबी को घसीटकर उस किनारे तक ले गया। फिर ठंडे पानी से जब मैंने उसका मुंह धो डाला तो उसने झुरझुरी लेकर आंखें खोल दी। और तू उठेगा भी कि नहीं? बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था ना तू तो मुझे। ये कौन सी जगह है यार? ये क्या हो गया था हमें? तेरा भी हुलिया बिगड़ रहा है। और ये खेत कहाँ से आ गए? होश में आ जा अभी। उधर हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बता तू इधर क्या कर रहा है? मैंने तो तुझे तलाई राम के मंदिर में सुलाया था। वो गोया कहाँ है? आबी ने पानी अपने बालों से निचोड़ते हुए कहा। मैंने वो सब कुछ आबी को बता दिया जो मुझे मालूम था। वो हैरत ज़दा सा होकर मेरा मुंह तकने लगा। चांदनी उस घड़ी खेत करने लगी थी। यार, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस रोज़ उसी सुरंग की राह से उस हाकिम अली ने बेहोश करके पार लगा दिया था। ये हाकिम अली कौन है? तू मुझे अभी उसके पास ले चल। फरीदपुर में रहता है, पर तूने अपना खीसा तो देख लिया ना? रकम तो नहीं लेकर गए वो? उसकी ये बात सुनते ही मैंने ब्रीफ केस खोल दिया। रकम उसमें जूं की तू मौजूद थी। अलबत्ता उसमें एक रुक्का किसी ने लिख कर डाल दिया था। आबी ने उसे देखते ही झपट लिया। ज़रा तीली जला, देखूं तो क्या लिखा है इसमें। मैंने जेब से माचिस निकालकर एक तीली सुलगाकर आगे कर दी। आबी रुक्का पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, दोस्तों, हमने तुम्हारे साथ नेकी की है, सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया। अब तुम भी आगे ध्यान दो और भूल जाओ कि तुम किस रास्ते से यहाँ पहुँचे हो। ये तुम्हारा हम पर ही नहीं, बल्कि अपने जैसे और भी बहुत से ऐसे लोगों पर एहसान होगा। तुम्हारा कोई पाई पैसा हमने नहीं चढ़ा। तुम्हारे होश में आने तक हमारे आदमी तुम लोगों का पहरा देंगे ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना हो। ये तमाम खत पंजाबी में लिखा गया था। आबी ने रुक्का लपेट लिया। तीली भी जलकर मेरा हाथ जलाने लगी थी। उसे मैंने दूर फेंक दिया। हालत हमारी ये थी कि ना मेरे सर पर केस थे, ना मुंह पर दाढ़ी। यही हाल आबी का था। उसके बहरूप का सारा छिलका वो उतार कर ले गए थे।
सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि मेरी जेब में पाकिस्तानी ब्रांड के सिगरेटों के 2 डब्बे मौजूद थे। वो भी मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने हमारी सहूलत के लिए वहाँ रख दिए थे। ये ख़त उस मूलचंद ने लिखा होगा, आबी ने कुछ सोचते हुए कहा। यह पंजाबी का टांका वही लगा सकता था, मगर यार हम तो बुद्धू बनकर रह गए। मैंने जेब से वो सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कहा। आबी ने सिगरेट देखा तो खुश हो गया। उसका चेहरा खिल उठा। यार ये बात बहारी पहले मेरे सीने में चला, मैं तो उधर तरस गया था इस नेमत को। उसने सिगरेट मुझसे छीनकर 3-4 गहरे कश लिए। यार जिलानी, वो अच्छे लोग हैं, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं, हमें उनके काम में फड्डा नहीं डालना चाहिए। उनकी ईमानदारी भी तो देखो, वो मामले के खरे लोग हैं। नहीं आबी, ये रास्ता बंद होना चाहिए। ये तो हमारे मुल्क की हिफाजती दीवार में नक़ब लगाने वाली बात है। उनके मुल्क पर भी तो नक़ब का असर हो रहा है ना। मेरा ख्याल है ये खुफिया रास्ता खुफिया ही रहने दे। क्या लेना दे रहा है हमें खामखा इनको छेड़कर। तेरा क्या ख्याल है, तू उनके ठिकाने तक पहुंच सकता है? क्यों नहीं। रामतलाई मंदिर की वो सुरंग फरीदपुर गांव के अंदर या बाहर किसी जगह पहुंचकर खुलती है और उसके दरवाजे पर मैं हाकिम अली के ज़रिए पहुंच सकता हूं। आबी ने बड़े पुरयकीन लहजे में कहा। तो फिर मेरी मान, जिस कदर जल्दी हो सके पुलिस को इस बारे में ख़बरदार कर दें। यह सुरंग हमारे लिए, हम सब के लिए ज़बरदस्त तबाही का सबब बन सकती है। क्या कहते हो यार? वो कोई टैंक तो नहीं गुजाड़ लेंगे ना उसमें से? ऐसे ही गुनाहगारों ने दोज़ख की सख्ती से बचने के लिए जन्नत तक सुरंग खोद ली है। लानत भेज इस पर। मैं पसंद नहीं करता ऐसी हुब्बुल-वतनी। अगर तू कुछ नहीं करेगा अभी तो मैं खुद पुलिस को खबर कर दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। इस बहस पर लानत भेज दे जिलानी, हमें फिर उन लोगों से काम पड़ सकता है। तू यहाँ से किसी तरफ निकलने की सोच, नहीं तो हम बैठे रह जाएंगे यहाँ पर। उसका ब्रीफकेस उसके पास महफूज था। मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। हमारे चारों तरफ दूर दूर तक खेत ही खेत थे। पगडंडी से उतरकर हम एक कच्ची सड़क पर जा चढ़े तो वहाँ हमें लोगों की आमदोरफ्त नजर आई। सड़क पर पहुंचकर हमने एक आदमी से पूछा कि वो कौन सा इलाका है, तो उसने हमें बताया कि हम लिलियानी कस्बे से 2-2.5 मील दूर हैं। उस कस्बे का नाम सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि हमारा अंदाज़ा तो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। हम समझते थे कि हम कहीं कसूर के आसपास होंगे, मगर नहीं। लगता था कि वो हमें किसी गाड़ी या टैक्सी में डालकर काफ़ी दूर फेंक गए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ अभी। करेंसी भी हमारे पास भारतीय है। फिक्र ना करो, हम अभी कसूर जाकर करेंसी बदलवा लेंगे। ऐसे कई लोग मिल जाते हैं वहाँ, बल्कि वो 2-4 पैसे ज़्यादा ही दे देंगे। क्या मतलब? तेरा ख्याल है कि वहाँ ये करेंसी का कारोबार होता है? बस छुप छुपा के धंधा चलता ही रहता है वहाँ। मेरा एक जानने वाला आदमी है कसूर में, वो यही काम करता है। बोर्ड उसने दुकान पर सराफी का लगा रखा है। अच्छा ठीक है, तो पहले करेंसी बदलवा लो, फिर मैं कोई और बात सोच सकूँगा। हम पुख्ता सड़क पर जा चढ़े। वहाँ से बसें गुजरती थी जो मुसाफिरों को लाहौर, रायवंड और कसूर की तरफ ले जाती थी। मैंने आबी को बस में बैठने से मना कर दिया, क्योंकि जेब में पाकिस्तानी करेंसी नाम की कठन्नी भी नहीं थी। हम वहाँ खड़े भी सोच ही रहे थे कि इस बेसरो सामानी का क्या इलाज करें कि एक टैक्सी कार हमारे पास आ ठहरी। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का बंदा कसूर ही जा रहा था। हम शुक्र अदा करते हुए फ़ौरन उसमें बैठे और कसूर की तरफ चल दिए। आबी ने कसूर पहुंचकर रात 11 बजे से पहले पहले भारतीय करेंसी के बदले में पाकिस्तानी नोट हासिल कर लिए। मुझे उस सर्राफ के पास से उम्दन लेकर नहीं गया था। उसे डर था कि मैं वहाँ भी कोई फसाद ना खड़ा कर दूँ। हाकिम अली के ख़िलाफ़ वो मुझे एक कदम नहीं उठाने देता था। उसका ख्याल था कि हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। बिलाखिर मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि वक्त मुझे किसी भी तरफ हिलने की मोहलत नहीं दे रहा था। पाकिस्तानी नोट हाथ में आते ही हमने एक दूसरी टैक्सी किराए पर ली और उसी वक्त उकाड़ा की जानिब चल दिए। आबी मुझे वो अखबार दिखाना चाहता था जिसमें उसने प्रकाश चंद की तस्वीर देखी थी, जो कबीर शाह के मकान पर मारा गया था। आबी का दोस्त अजीज़ अहमद घर पर ही था। रात के 1:30 बजे वो हमें अपने घर के दरवाजे पर देखकर बहुत हैरान हुआ, मगर आबी कुछ उससे ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ था। जब हम बैठक में बैठ गए तो वो अजीज़ अहमद को मुखातिब करके बोला, तू हैरान क्यों हो रहा अजीज़? ये रात हम तेरे घर गुजारेंगे। वजह यह है कि हम सफ़र में हैं, सुबह उठते ही हम सिंध की तरफ चल देंगे। ये तुम्हारा अपना ही घर है आबी भाई, मगर तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अपना हुलिया देखा है तुमने? सफ़र में यही हाल होता है अजीज़ भाई। तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम हमें एक एक जोड़ा कपड़े का दे दो। वो तो मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम इधर पंखे के नीचे कालीन पर लेट जाओ और अपने कपड़े उतार दो। मैं धन्नी से कहकर मशीन में धुलवा देता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पास गोया वॉशिंग मशीन भी है? मालूम होता है आजकल लंबा ही माल कमा रहे हो। आबी ने बैठक में बिछे नर्म मुलायम कालीन पर फैल कर बैठते हुए कहा, बस यही समझ लो। खाने की ज़रूरत हो तो बता दो, वो भी पकवा देता हूँ धन्नी से। नहीं यार, खाना हम खा कर आए हैं। मगर ये धन्नी कौन है? हर मुश्किल का हाल है उसके पास। नौकरानी है हमारी,
बहुत मेहनती औरत है, तुम्हारे लिए मैं उसे जगा देता हूँ। हमने अपने कपड़े अजीज़ अहमद को दे दिए। उसने बांधने के लिए हमें 2 तहबंद मुहैया किए। जब वो कपड़े बाहर ले गया तो आप ही ने एक अलमारी में से अखबारों का पुलिंदा निकालकर मेरे सामने रख दिया। प्रकाश चंद की तस्वीर देखकर मेरा दिमाग उलटने लगा। उस आदमी को शायद मैंने अपने अयाम असेरी के दौरान लाहौर जेल में देखा था।